चलिए बच्चों, अब देखते हैं अपन फोर्स ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन होता है, उसको पहले दिमाग में बिठाओ। आपको ये पता है कि एवरी सिस्टम व्हेनेवर वाइब्रेट्स फ्रीली ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मान लो एक बच्चा झूला झूल रहा है ना। झूला आप समझते हो, है ना। अब बॉय स्विंग्स बाय सिटिंग ऑन अ प्लैंक। ओके, तो अगर वो फ्रीली स्विंग कर रहा है तो ये उसका फ्री ऑसिलेशन कहलाएगा। और मान लो मैं आपको फ्रिक्शन वो जो रॉड है या रस्सी जो भी है, फ्रिक्शनल लॉसेस है, तो धीरे धीरे वो रुक जाएगा, यानी डैम्ड फ्री ऑसिलेशन है वो। ओके, अगर मान के चलो कि वो जो लड़का बैठ के झूला झूल रहा है, पीछे कोई एक उसका फ्रेंड खड़ा हो जाता है और वो जब वो स्विंग आपका इधर की ओर आता है वो उसको पुश कर देता है। ठीक है, तो आप खुद समझदार हो, आपको मालूम है कि वो स्विंग पहले से फास्टर भी हो सकता है ना, ज्यादा टाइम भी चले जाएगा तक भी ये स्विंग होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स वहां पर पीरियोडिकली लगा हुआ है। यानी ये नहीं कि एक बार लगा के छोड़ दिया, नो, जब वो स्विंग आपका इधर की ओर आता है तब वो एक फोर्स लगा देता है उस पर, धकेल देता है उसको। ठीक है, फिर वो आता है, फिर धकेल देता है उसको। तो इस समय जो वो लड़का झूला झूल रहा है वो फोर्स ऑसिलेशन है ना, क्योंकि वो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगा इस बार जितना तेजी से वो धक्का देगा। जैसे और एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, ये पेंडुलम है ना। ये पेंडुलम यहाँ पर लटका हुआ है, इसको आपने डिस्टर्ब किया और छोड़ दिया, ये अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन अब मैंने क्या किया, ये अपने दो हाथ यहाँ पे लगा लिए और मैंने जब वो इधर आया तो एक थप्पड़ लगाया उस बॉब को, और जैसे तेजी से गया इधर, और जब इधर आया तो इधर से लगाया। तो अब मेरे हाथ जितनी तेजी से चलेंगे उतना तेजी से वो ऑसिलेट करेगा। तो ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कब लगा रहा हूँ, लेकिन है ना, कंटिन्यूसली नहीं लगा रहा हूँ उसके ऊपर। मैं सिर्फ जब वो यहाँ आता है तो फोर्स लगाता हूँ, जब वो यहाँ आता है तो लगाता हूँ, एक डेफिनेट टाइम के बाद, यानी पीरियडिकल फोर्स। पीरियडिक फंक्शन आप पढ़कर आए हो, है ना, देखते रहा सिर्फ, ये ऐसा फोर्स ये जो मैं लगाऊंगा, उस ऑसिलेशन को हम कहेंगे ड्रिवन ऑसिलेशन या फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, और वो किसके कारण होगा, इस ड्राइविंग फोर्स के कारण, जो कि पीरियडिक है। ठीक है, तो ये मैंने ड्राइविंग फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम वैल्यू है एफडी, और वो पीरियडिकली चेंज होता है ना। तो दिस इज योर ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग पीरियडिक फोर्स, एंड द ऑसिलेशंस आर ड्रिवन ऑसिलेशंस और फोर्स ऑसिलेशन। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज द फोर्स, और यही नेट फोर्स होगा। ठीक है, क्या क्या कौन कौन से फोर्सेस वहां ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, कौन से फोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी आप डैम्ड ऑसिलेशन देख कर, आपको मालूम है, सबसे पहले आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा, यानी ये नहीं था और ये नहीं था, तो ये था m(d²x/dt² + kx = 0, ये दोनों टर्म्स थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे ये आया तो डैम्ड हो गया, अब ये आया तो फोर्स ऑसिलेशन का केस बन गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी मतलब जो नेट फोर्स है आपका, ये नेट फोर्स = डैम्पिंग फोर्स, उधर -bv, ये गया उधर रिस्टोरिंग फोर्स -kx, और ये आपका जो फोर्स है ये ना x के अपोजिट है ना v के अपोजिट है, ये फेज में है, यानी ये प्लस साइन के साथ लिखा हुआ है। ये दोनों जो चीज है जब इधर लिखे रहते हैं ना तो -kx होता है, इधर -b/v होता है, वो नेट फोर्स है आपका। तो इस बार का जो नेट फोर्स होगा वो ये होगा, क्या क्या नेट फोर्स है ना, ये दिस इज इक्वल टू -kx -b/dx/dt + fd sin ωd/t। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑसिलेशन, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जो फोर्स ड्राइविंग है उसी की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन होना है। दिस इज फोर्स ऑसिलेशन। ओके, इसका सॉल्यूशन जो होता है वो ऐसा होता है ना, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन इनका सॉल्यूशन, और उससे पकड़कर काम की चीजों को सीखना होता है, याद करना होता है। दिस इज पोजीशन, दिस ये रहा एम्पलीट्यूड जो होता है यहाँ पर, है ना, ये वो इस तरीके का होता है, ड्राइविंग फोर्स अपॉन m² in bracket ओमेगा ड्राइविंग फोर्स, ओमेगा ऑफ ड्राइविंग फोर्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा वही है √k/स्क्वायर प्लस b² ओमेगा ड्राइविंग स्क्वायर। ओके, इसको आपको याद करना है, ये याद कर लीजिए, और फिर यहां से जो केस बनता है वो तैयार करते हैं। ये आपने याद किया, इसके बाद आया, है ना। तो आपको मैं पहले से ही बता देता हूं कि ये आपको मालूम है कि ये ओमेगा जो है इसका यूनिट क्या होता है, ओमेगा ने फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेकंड -1 का स्क्वायर, सेकंड -2 का स्क्वायर -4 का अंडर रूट -2 बाहर, यानी t की पावर -2 यहाँ पर बचेगी, और यहाँ होता है फोर्स mlt -2, माइनस टाइम का -2 और टाइम का -2 कैंसिल हो गया,
ठीक है। अच्छा m स्क्वायर, इसको बाहर निकालोगे तो m आएगा, इसमें ml t माइनस टू पहले कैंसिल हो गया, m यहां से कैंसिल हो गया, l बचा। यानी इस स्ट्रक्चर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, लेंथ के जैसा, तभी तो एम्पलीट्यूड बोल रहे हो आप इसको, है ना। तो दिस इज योर एम्पलीट्यूड। अब इसमें दो केसेस, अगर डैम्पिंग स्मॉल है, अगर डैम्पिंग कांस्टेंट b बहुत छोटा है, यानी ये वाला जो टर्म है वो कम है, तो आपका ये बचेगा, आपने ये उठा लिया fd बाय दिस, ठीक है। और जब ये बचेगा अगर, तो ये जब रूट के बाहर निकालोगे तो m स्क्वायर का भी m हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर भी जो था वो ऐसा हो जाएगा। तो अगर डैम्पिंग वीक स्मॉल है तो ये हो गया। और दूसरा केस मैंने बनाया हुआ है वो ये कि अगर भाई इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो मैं बारी बारी से ये बोलने वाला हूँ कि एक बार इसको गायब कर लेते हैं तो भी डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम होगा, वैल्यू बढ़नी है यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो डैम्पिंग कम होगी तो भी आपको एम्पलीट्यूड बढ़ना है और उसका स्ट्रक्चर ये होगा, उसका केस ये होगा। और दूसरी बार मैं इसको जीरो कराने की बात करूंगा, मैं बोलूंगा अगर मान लो वो जो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इट इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्या किसको क्या पता, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो तो सिस्टम के पैरामीटर से आती है, वो हमें थोड़ी पता रहता है, वो तो सिस्टम के पैरामीटर से आती है। हम ड्राइव करते हैं अपनी एक फोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो तो सिस्टम जानता है। तो इन केस अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्लोज हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर आपका इतना सा ही बचेगा, फिर एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम मिलेगा। दोनों ही कंडीशन में डैम्पिंग कम है तो भी एम्पलीट्यूड ज्यादा का केस आप देखने जा रहे हो, और दोनों फ्रीक्वेंसीज अगर क्लोज हैं, ड्रिवन और नेचुरल, तो भी आपको एम्पलीट्यूड ज्यादा मिल रहा है। तो ये केस ये हो गया और ये वाला केस ये हो गया। जब ये वाला गायब करोगे, आप ओवरलुक करोगे, तो ये बचेगा fd बाय b ओमेगा d, ठीक है। तो यहां से मैंने देखो दोनों से कॉमनली मैं लेकर आया, बात करने यहां पर कि व्हेन ओमेगा d इज इक्वल टू ओमेगा, यहां तो आपने देखा ही कि ये मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है, ज्यादा मिल रहा है। यहां पर आपने ये बनाया, अब इसमें भी अगर ओमेगा d और ओमेगा दोनों इक्वल कर देते हो, ऑलरेडी ये ज्यादा है, उस ज्यादा ए में भी आप एक और कंडीशन सुपर इंपोज करते हो, क्या कि अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा तो ए विल बिकम फर्दर मैक्सिमम, ए सबसे ज्यादा हो जाए। यहां तो है था ही वो ज्यादा, जब दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल थी, तो केस यहीं पर खत्म हो गया। उस वाले केस में एक केस और बनता है आगे जाकर, तो अगर ये इक्वल हो जाता है तो एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको स्मॉल लेकर आए हो, है ना, डैम्पिंग को स्मॉल लेकर आए हो, है ना, इसके कंपैरिजन में वो स्मॉल, लेकिन है तो ना, तो एम्पलीट्यूड इसलिए बोले एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाएगी। सच अ फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहते हैं। क्या, व्हेन ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, जो आपका ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए, तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, एम्पलीट्यूड एनॉर्मसली बिकम्स मच हायर, ठीक है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस, एंड इफ द सिस्टम, व्हेन द सिस्टम ऑसिलेट्स under such a phenomena, then the oscillations are called resonating oscillations. यानी resonance is a sub case of forced oscillation. Is that clear? और कब होगा resonating oscillation? जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने नीचे आपको कुछ ग्राफ दिखाए हुए हैं, ये एम्पलीट्यूड है, और एक्स एक्सिस में मैंने दिखाया है ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेशियो। जब ये 1 होगा, ये देखो, यानी दोनों इक्वल होंगे, 1 होगा, उस समय एम्पलीट्यूड आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। चाहे ये वाला कर देखो, ये वाला कर देखो, ये वाला कर, हर कर्व में एम्पलीट्यूड आपको ज्यादा मिलेगा, चाहे डैम्पिंग कम हो या डैम्पिंग कम ना हो। इज दैट क्लियर? एम्पलीट्यूड आपको हायर मिलेगा। हाँ, ये मैंने तीनों, यानी ये वाला जो कर्व है उसका मैंने डैम्पिंग कांस्टेंट B1 बोला, इस वाले का B2 बोला, इसका B3 बोला। जो सबसे ज्यादा मिलेगा, है ना, वो कब मिलेगा? इन तीन में इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब इसमें डैम्पिंग कांस्टेंट जो है वो सबसे कम है। इज दैट क्लियर? क्योंकि डैम्पिंग कांस्टेंट कम होने के बाद फ्रीक्वेंसी का इक्वल होना, वो दोनों इफेक्ट उसके अंदर शामिल है। तो इस क्वेश्चन में से आपको ऐसा याद रखना होता है कि जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां का डैम्पिंग कम है। ओके, तो B1 इज लेस देन B2 एंड B2 इज लेस देन B3, ये आपको रिजल्ट बताते आना चाहिए। ओके, दिस इज फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड दिस इज रेजोनेटिंग ऑसिलेशन। रेजोनेंस के ऊपर 2-4 प्रैक्टिकल केसेस भी आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। रेजोनेंस क्या हुआ, फिर से रिपीट करता हूं कि रेजोनेंस क्या हुआ, व्हेन द ड्रिवन फ्रीक्वेंसी इक्वलाइजेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ
oscillating system, then the system oscillates with much higher amplitudes, and such oscillations are called resonating oscillations. ठीक है? देखिए, इसमें कुछ प्रैक्टिकल केसेस. सोल्जर्स आर नॉट अलाउड टू मार्च पास ऑन अ ब्रिज. ब्रिज पर चलते समय सोल्जर्स को मार्च पास नहीं करने दिया जाता कि वो अपना लेफ्ट राइट करते हुए चले. क्यों? क्या पता भाई, लेफ्ट राइट जब वो करके चलते हैं, अपना मार्च पास करते हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वो डेक को हिट करते हैं, फ्लोर को मारते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद. यानी वो एक पीरियडिकल फिनोमिना है, यानी उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है. जो मार्च पास वाले वही लोग जानते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी से वो मार्च पास कर रहे हैं. ठीक है? जिस ब्रिज के फ्लोर पर वो हिट करते हैं, मारते हैं, यानी मारते समय, उसको हिट करते समय ब्रिज को मजबूर करते हैं कि वो भी वाइब्रेट करे. अब ब्रिज की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो तो ब्रिज जानता है. ठीक है, मैं पहले भी बता गया हूं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हम सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है, स्प्रिंग पेंडुलम का फॉर्मूला 2-4 और है. हर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला थोड़ी है हमारे पास. ठीक है, लेकिन उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो होगी. ठीक है, क्या पता आपके मार्च पास की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो. और अगर ऐसा हुआ, फ्रीक्वेंसी की मैचिंग हो गई, तो वो ब्रिज को मजा आ जाएगा. यानी वही उसको ये मिल जाएगा कि उसको तो ये पागल लोग उसी फ्रीक्वेंसी से मेरे को ऑसिलेट करने बोल रहे हैं, जिससे कि अगर एक बार मार के मेरे को छोड़ देते, एक बार, तो भी मैं उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता. ये बार बार मेरे को मार के परेशान कर रहे हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी वही दे, तो उसको मजा आएगा. और मजा आएगा तो वो ब्रिज हाइयर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा. एंड कैन यू अफोर्ड अ ब्रिज टू ऑसिलेट विद हायर एम्पलीट्यूड्स? उसमें जरा सा वाइब्रेशन आता है तो ही अपन घबरा जाएंगे, है ना. तो ब्रिज के कोलैप्स होने का खतरा होता है. तो सोल्जर्स आर नॉट अलाउड टू मार्च पास ऑन अ ब्रिज. ठीक है. दूसरी बात, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक मेटेलिक पाइप लगा देता हूँ या 2 ट्राइपॉड लगा देता हूँ, यानी इस तरीके का एक फैब्रिकेशन कर लिया. ठीक है. अब इसमें से मैं कई सारे पेंडुलम सस्पेंड कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, है ना, एटसेट्रा. ओके. ये पेंडुलम नंबर 1 जो है, इसकी लेंथ, और ये पेंडुलम नंबर 1 2 3 4 5 6, पेंडुलम नंबर 1 और 4, इन दोनों की लेंथ देखो सेम है. इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ? पेंडुलम क्या है, लेंथ और जी जानता है. यानी इन दोनों के टाइम पर फॉर्मूलास निकालेंगे तो सेम आएगा, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सेम आएगा. यानी दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसी है? इक्वल है. ओके. अब आपने क्या किया, ये आपका पाइप और ये नंबर ऑफ पेंडुलम ऐसे सस्पेंड किया. अब आपने पहले वाले पेंडुलम को यहाँ गए और पहले वाले पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, ठीक है, और छोड़ दिया. तो ये फर्स्ट पेंडुलम स्टार्टेड ऑसिलेटिंग, ये अपना ऑसिलेट करना शुरू कर दिया. और फिर इसके ऑसिलेशन से जो वाइब्रेशन सेट हुए इस फैब्रिकेशन में, पाइप में, उस सेम फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि तो फोर्स ऑसिलेशन का केस है, तो फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे पूरा सिस्टम. ठीक है. तो पाइप से के जरिए इस पर धीरे धीरे कुछ समय के बाद सारे के सारे जो पेंडुलम है ऑसिलेट करने लगेंगे. ठीक है. लेकिन किस फ्रीक्वेंसी से? फोर्स फ्रीक्वेंसी से. ठीक है. इसमें से जब आप यहां से देखोगे तो आपको ये जो बाकी, यानी पेंडुलम नंबर 1 जो है वो कौन सा ऑसिलेशन कर रहा है? फ्री ऑसिलेशन. 2 3 4 5 6 ये कौन सा ऑसिलेशन कर रहे हैं? फोर्स ऑसिलेशन. ठीक है. इनमें से आप देखोगे कि पेंडुलम नंबर 4 जो है, जब आप यहां से देखोगे तो आपको देखिएगा पेंडुलम नंबर 4 वो सबसे ज्यादा दूर तक जाता है, जबकि वो इससे पीछे है, इसके आगे है. यानी ऐसा नहीं है कि वो इसके बिल्कुल करीब में था, नो, ऐसी बात नहीं है. उसके बावजूद ये जो पेंडुलम है 4 वो सबसे ज्यादा हायर एम्पलीट्यूड डिलीवर करता है. क्यों? क्योंकि उसको फ्रीक्वेंसी कौन सी आपने इस पूरे सिस्टम में इंपोज की? इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी, और यही फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. तो जो फोर्स फ्रीक्वेंसी उसको मिली वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है. तो उसको आएगा मजा, यानी वो हायर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा और बताएगा कि ये तुम क्यों इसके जरिए, पाइप के जरिए मेरे को वाइब्रेशन दे रहे हो, मेरे को डिस्टर्ब कर देते, तो भी वैसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, क्योंकि तो मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. इज दैट क्लियर? तो इसकी ऑसिलेशन जो कहलाएंगे वो रेजोनेटिंग ऑसिलेशन कहलाएंगे. आया समझ में? फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन सबके, और ये फोर्स ऑसिलेशन करने वाले पेंडुलम में से इसका केस जो है वो सब केस होगा उसका, दैट इज रेजोनेटिंग ऑसिलेशन.
Okay, this is resonance.